ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और राजगोपालाचारी जी है ना, ये पेपर फर्स्ट के सिलेबस में नहीं है स्कूल लेक्चर में, ये उसमें हिस्ट्री में है, सेकंड पेपर में है ना। तो आज राजेंद्र प्रसाद पढ़ लेते हैं अपन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फिर कल पढ़ेंगे अपन डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर, बैग तो उतार लो। तो भारत सरकार ने क्या किया है, इमिनेंट पार्लियामेंट्रियन सीरीज निकाली है, इमिनेंट पार्लियामेंट्रियन सीरीज, है ना। पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी पे आप जब क्लिक करोगे, पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी पे, तो वहाँ जो हमारे सर्वश्रेष्ठ सांसद रहे हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, उन्होंने कुछ 91 के आसपास आर्टिकल लिख रखे हैं उसमें, उसमें अपने काम के 10 एक ही हैं। तो जब कभी फुर्सत मिले तो देख लिया करें, और वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में है ना। पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी, पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी, ये तो साइट हो गई। इसमें सीरीज है, इमिनेंट इमिनेंट पार्लियामेंट्रियन, पार्लियामेंट्रियन सांसद, इमिनेंट पार्लियामेंट्रियन सीरीज, है ना। तो जब भी आपको कोई पर्सनैलिटी देखनी हो, जैसे उसमें वासुदेव बलवंत फड़के भी है, वो तो सांसद नहीं थे, फिर भी उन्होंने उस पर आर्टिकल लिख रखा है। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर भी लिख रखा है, डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर तो लिखना ही पड़ेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर भी है, और राम मनोहर लोहिया जी के ऊपर भी है, आचार्य नरेंद्र देव के ऊपर भी है, ऐसे मिल जाएंगे आपको, जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर भी है। सोर्स का ही तो नहीं पता है अपने को, अपने सोर्स तो पता ही है तुमको कैसे हैं, ठीक है ना। हाँ, दुर्लभ स्रोत हैं तुम्हारे, दुर्लभ। तो फिर बात शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि अभी देखो राजेंद्र प्रसाद हो जाने चाहिए, जबकि कई बार हम 10 मिनट में भी करवा देते थे, ठीक है। तो लगभग राजेंद्र प्रसाद का 178 पेज है, रात को ही पढ़ा मैंने। तो बिहार में एक जिला है सिवान, बिहार में डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, सिवान। अब तो तुम्हारी दिक्कत भी खत्म कर दी है, टेलीग्राम पे तुमको नोट्स भी दे रहे हैं यार, ठीक है, हम टाइप करवा के देंगे, अरे मैंने कि दे दो यार, टाइप बाद में करवा, ठीक है। तो बिहार में एक जिला है कौन सा, सिवान, और वहां पे एक गांव है जीरादोई, 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 कौन सा गांव है, वहां पे 3 दिसंबर 1884 को कायस्थ परिवार में राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस नाम से जाने गए, राजेंद्र बाबू के नाम से। डेट ऑफ बर्थ क्या है, अच्छा ये लिख रहा ना, ये राजेंद्र बाबू कहलाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सरल स्वभाव के थे, कोई भी इनका दुश्मन नहीं था, इसलिए ये राजनीति के अजात शत्रु कहलाए, और गांधी जी ने इनको कहा मानव रत्न, गांधी जी ने इनको क्या बताया, मानव रत्न, ठीक है, समझ लो, यहां बाद में लिखने का काम बाद में करना। गांधी जी इनको मानव रत्न कहते थे, बहुत ज्यादा मृदभाषु और सरल स्वभाव के थे, जिंदगी में कभी भी किसी ने भी इनको गुस्सा होते हुए नहीं देखा, इसलिए ये राजनीति के क्या कहलाए, अजात शत्रु कहलाए। और राजेंद्र प्रसाद किस नाम से जाने गए, सभी लोग क्या कहते थे इनको, राजेंद्र बाबू कहते थे, ठीक है। अब गांव में प्राथमिक स्कूल थी नहीं, अभी 25 साल पहले तक भी नहीं थी, हर गांव में स्कूल है, पता है ना। तो फिर कायस्थ परिवार में, संभ्रांत परिवार में, जमींदार परिवार में, भाई खाते पीते परिवार में, ऐसे अपनी तरह नहीं है कि पैसे ही नहीं है, कि ला 10 रुपए दे दे, कि नहीं कि चल 1 लीटर खून दे दे, कि खून ले ले 1 लीटर,
लेकिन 10 रुपये नहीं देंगे। हाँ, वो बिल्कुल चमड़ी दे देंगे लेकिन दमड़ी नहीं देंगे। वो कहावत अगर किसी पे सही साबित होती है तो किस पे होती है? अपने पे होती है। नहीं, क्या पता 10 रुपये से हम दोबारा से चमड़ी लगवा लें और वाइट वाली चमड़ी लगवा लें। अभी तो कैसी चमड़ी है अपनी, ठीक है ना। तो कायस्थ परिवार में, पढ़े लिखे परिवार में, और सॉरी वो धनाढ़ परिवार में हुए, परिवार का माहौल अच्छा था। अब उस जमाने में जो अच्छे लोग होते थे, खाते पीते परिवार के लोग होते थे, वो अपने बच्चों को शिक्षा देते ही देते थे। तो घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया और एक मौलवी साहब इनको घर पे ही पढ़ाने आते थे। अब मौलवी पढ़ाने आएंगे तो उर्दू और फारसी पढ़ाएंगे ना, इसलिए राजा राम मोहन राय की पढ़ाई भी किस में हुई? फारसी में हुई थी। राजेंद्र बाबू की पढ़ाई भी किस में होगी? पढ़ाएंगे कौन? मौलवी। मौलवी पढ़ाएगा। तो इस्लामिक दुनिया में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र कहलाता है क्या? मकतब। मकतब। तो घर पर ही क्या लग गया? तो राजेंद्र बाबू जब पढ़ते थे तो उनके साथ फिर 2 बच्चे और आने लग गए, तो मकतब में विद्यार्थी कितने हो गए? 3। उस जमाने में जो पढ़ाई थी ना, उसमें बहुत बेहतरीन बातें थी। उसमें क्या था? आज पढ़ा दिया है, तो कल की क्लास तब शुरू होगी जब आप प्रीवियस वाला बता दोगे। नहीं, यानी कि पढ़ने के साथ साथ, अध्ययन के साथ साथ अभ्यास पर बहुत जोर दिया जाता था। और अभी हम क्या कर रहे हैं? केवल अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास हमारा है ही नहीं। तो अध्ययन के साथ साथ अभ्यास पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। तो राजेंद्र बाबू हर दिन पिछली घटनाओं को बहुत तेजी से सुना दिया करते थे। मौलवी साहब कहने लगे कि बच्चा बहुत मेधावी होगा। फिर आगे पढ़ने के लिए छपरा में चले गए, ठीक है, छपरा बिहार में ही जिला है, वहां चले गए। अब उस जमाने में था कलकत्ता विश्वविद्यालय, और कलकत्ता विश्वविद्यालय का क्राइटेरिया था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम और बर्मा। इन सब के लिए एक ही यूनिवर्सिटी लगती थी, कौन सी? कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक है ना। बंगाल तो है ही है, बिहार भी उसी में शामिल है, उड़ीसा भी उसी में शामिल है, असम भी उसी में शामिल है, और बर्मा भी उसी में शामिल है। इतना बड़ा कार्य क्षेत्र था किसका? कलकत्ता विश्वविद्यालय का। तो इन्होंने, तुम में से कौन कौन है जिसने अब तक मतलब हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है? पहला स्थान, फर्स्ट डिवीजन नहीं करा मैं, पहला स्थान। जैसे 10th में राजस्थान में पहला स्थान, 12th में राजस्थान में पहला स्थान, ग्रेजुएशन में स्वर्ण पदक, है ना, बीएड में पहला स्थान, पीजी की परीक्षा में स्वर्ण पदक, वहाँ पहला स्थान नहीं होता, वहाँ गोल्ड मेडल मिलता है। ग्रेजुएशन में और स्नातकोत्तर में क्या मिलता है? गोल्ड मेडल। तो तुम सबको मिले होंगे। राजा रमनवीर वाले होके प्रियंका, ठीक है, मीना कह रखी है मैं लेके आऊंगी गोल्ड मेडल, बशर्ते मुझे। क्या हुआ? क्यों नहीं आ सकता? ही नहीं है। नहीं, अपनी तो सारी इच्छाएं ही मर गई हैं, अपना तो ब्रह्म से एकाकार होने ही वाला है। सुनो, अब राजेंद्र बाबू ने जब कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी, उसमें पहली रैंक आई। प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये पढ़ने गए, एडमिशन कहाँ हुआ? जैसे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी, जैसे आप डीयू के एंट्रेंस एग्जाम दोगे, तो डीयू में बहुत सारे कॉलेज है ना, ठीक है ना। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी तो पहली रैंक आई, तो इनका कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज, उसमें एडमिशन हो गया। और जब एडमिशन हो गया, पता है पढ़ाने वाले शिक्षक कौन थे? मस्तराम, जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु, है ना, और पीसी राय। जिस विद्यार्थी के ऐसे शिक्षक होंगे, पीसी राय केमिस्ट्री वाले और जेसी बॉस फिजिक्स वाले, वो इनके शिक्षक थे। उन्होंने इनको खूब कन्विंस किया कि आप विज्ञान विषय ले लो। नहीं नहीं, मैं ह्यूमैनिटी ही लूँगा, क्योंकि मेरे साथ के सभी लोग क्या पढ़ते हैं? ह्यूमैनिटी पढ़ते हैं। तो इन्होंने कला में प्रवेश ले लिया, ठीक है।
कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ते समय ही इन्होंने बिहार स्टूडेंट यूनियन बना ली, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बना लिया। ठीक है, एक गुमनाम बच्चा जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ने गया है वो वहां स्टूडेंट इलेक्शन में सेक्रेटरी निर्वाचित हो गया, चुनाव में क्या बन गए, सेक्रेटरी बन गए। ठीक है, और फिर बाद में इन्होंने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन कर लिया। बाद में बिहार की राजनीति में जो भी आगे बढ़े वो सब इसी से जुड़े हुए थे। आने वाले बिहार की राजनीति में जो भी दिग्गज पैदा हुए वो अधिकांश कहां जुड़े हुए थे, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस से। तो शायद ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिहारियों के लिए बाहर एक संगठन बनाया, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बना ली। ठीक है, 1906 में इनकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई गोल्ड मेडल के साथ। ठीक है, इसी समय बंगाल विभाजन हो गया है, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया है, अंग्रेजी से इन्होंने पीजी कर ली। अब इनके पास दो चॉइस थी, या तो ये आईसीएस की परीक्षा देने के लिए लंदन चले जाएं जो सभी लोग जाते थे, या फिर कुछ और करें। और इसी दौरान पिताजी का निधन हो गया, तो घर की सारी जिम्मेदारी बड़े भाई ने संभाल ली, घर की तरफ से ये फ्री हो गए। तो इन्होंने मुजफ्फरपुर, बिहार में ही मुजफ्फरपुर कॉलेज में ये क्या बन गए, टीचर बन गए, प्रोफेसर बन गए। बाद में ये उस कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। फिर उन्होंने तय किया कि मुझे वापस कलकत्ता विश्वविद्यालय जाना चाहिए, कि वापस कलकत्ता विश्वविद्यालय आ गए और यहां आके इन्होंने लॉ में एडमिशन लिया और 1915 में इन्होंने कानून में डॉक्टरेट कर ली, पीएचडी, गोल्ड मेडल के साथ। ग्रेजुएशन गोल्ड मेडल के साथ, अंग्रेजी से पीजी गोल्ड मेडल के साथ, और डॉक्टरेट इन लॉ, लॉ में डॉक्टरेट ले ली किसके साथ, नहीं, हमारा मतलब फंडामेंटल मजबूत है नहीं, हमारी स्कूलिंग कॉलेज एकेडमी सब जीरो है, और हम कंपटीशन की दुनिया में 2-4-6 महीने आके और पता नहीं क्या उखाड़ना चाहते हैं। हमें देना ही नहीं चाहते कि भाई हम अच्छे से पढ़ें, सीखें, लर्न करें, उसकी प्रैक्टिस करें, और फिर अरे ये तो सोचो तुम अगर सेलेक्ट होके प्रोफेसर बन भी जाओगे तो जिनको तुम पढ़ाओगे उन पर कितना जुल्म करोगे। ये तो है ही नहीं ना हमारे, ये क्या सोचना है हमको, हमको तो बस आजीविका का साधन चाहिए, हमारे पास तो धन आ जाए बस बाढ़ में जाए बच्चे। और अब चलो तुम्हारा यही थिंकिंग है, तुमको जो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी भी यही थिंकिंग है, बताओ कौन गलत है। अगर वो लोग जो तुमको पढ़ा रहे हैं वो गलत है तो तुम भी तो गलत हो। तुम लोग ये सोचना शुरू कर दोगे तो तुमको जो पढ़ा रहे हैं वो भी ये सोचना शुरू कर देंगे। आप ये क्यों कहते हो जैसा राजा वैसी प्रजा, आप ये कहा करो जैसी प्रजा वैसा राजा। राजा कैसा होगा ये कौन तय करेगा, प्रजा तय करेगी। कलकत्ता में ये प्रैक्टिस शुरू कर दिए है ना, और उस समय जस्टिस आशुतोष मुखर्जी थे, आया याद, ब्रिटिश भारत के एजुकेशन में कहीं आया होगा, हाँ। तो जस्टिस आशुतोष मुखर्जी थे, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, और किसी मामले में जब राजेंद्र बाबू दलील दे रहे थे उनके सामने, तो उनको राजेंद्र बाबू इतने पसंद आए कि उन्होंने राजेंद्र बाबू को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा मैं चाहता हूं तुम कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर बन जाओ। जॉब तो चाहिए थी, तुरंत हाँ कर दी। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लॉ के क्या बन गए, प्रोफेसर बन गए। युग के नियमों के अनुसार, युग ऐसा था जब ये 12-13 साल के थे तभी इनकी शादी हो गई थी, और शादी इनकी किससे हुई थी, राजवंशी देवी से। जैसा हम जिंदगी में कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है कौन, राजेंद्र बाबू। तो 12-13 साल की उम्र में ही शादी हो गई निशा किससे, राजवंशी देवी से। ठीक है, 2 बच्चे हुए इनके, इनका एक बच्चा जो राजीव नयन प्रसाद है उसने राजा मानसिंह आमेर की जीवनी लिखी है। ठीक है, राजा मानसिंह आमेर की जीवनी राजेंद्र प्रसाद के बच्चे ने लिखी है, राजीव नयन प्रसाद ने। अब 1916 में 1916 में
पटना हाई कोर्ट स्थापित हो गया। तो इनका अच्छा खासा कारोबार जो वहां कलकत्ता में जमा हुआ था, अब उसे छोड़ के कहाँ गए? बिहार लौट आए पटना हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, थोड़ा सा पीछे तो वापस चलो एक बार। गोपाल कृष्ण गोखले ने जून 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 में पूना में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापित की थी, है ना। गोखले ने इनसे सामने से संपर्क किया कि वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य बन जाएं, और इन्होंने पूरा मन बना लिया था, है ना। लेकिन ये एक आज्ञाकारी भाई थे, तो इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ज्वाइन करने से पहले बड़े भाई से पूछा पत्र लिखकर, बड़े भाई ने मना कर दिया। बहुत दुख हुआ इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने सोसाइटी ज्वाइन। राष्ट्रवाद की चपेट में आने ही है, बंगाल में पढ़ रहे हैं, बंगाल गढ़ है अरविंद घोष का, ठीक है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, तो वहां तो उनके चपेट में आने ही है ना, उनसे प्रभावित होने ही है। ठीक है, और जब ये उस क्षेत्र में हैं तो स्वामी विवेकानंद भी तो थे उस समय, तो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हो गए ये। और 1911 में ये कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में शामिल हुए। पहली उपस्थिति कांग्रेस में कब हुई? कलकत्ता सेशन में, ठीक है ना। 1917 में इनको ऑफिशियली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर नियुक्त कर दिया गया, 6 साल बाद। 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में शामिल हुए, 1917 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के क्या बन गए? सदस्य बन गए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य बना दिए गए। ठीक है, गांधी जी जब लखनऊ सम्मेलन में शामिल हुए कांग्रेस में, उसमें ये भी थे, और वहां बिहार में चंपारण का एक स्थानीय नेता था राजकुमार शुक्ल, उसने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया, तो गांधी जी उसके साथ चंपारण आ गए। ठीक है, गांधी जी से इनकी प्रथम भेंट कहां हुई थी? कांग्रेस के लखनऊ सेशन में, लेकिन वैसे ही हलो के स्तर पे ही। अब राजकुमार शुक्ल गांधी जी को लेकर चंपारण आ गया है, ठीक है ना, बिहार आ गया है, और वो पटना में गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर लेके गया, क्योंकि राजेंद्र बाबू की वकील के तौर पे बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हो चुकी थी। कायस्थ परिवार से थे, धनाढ़ परिवार से थे, अब तो प्रतिष्ठित वकील भी हैं। तो इन्होंने अपने मुवक्किलों के लिए, जो भी क्लाइंट आते थे उनके लिए आप बैठने की व्यवस्था नहीं कराते क्या? अरे गेस्ट रूम रखते हो ना। अब आज तो क्या आवागमन के साधन खूब सारे हैं, तो लोग आते हैं तुरंत चले जाते हैं। उस जमाने में तो लोग दूर दराज से आते थे, तो उनके रुकने की व्यवस्था करवानी होती थी। इन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए बरामदे में ही रुकने की व्यवस्था करवा रखी थी। तो गांधी जी जब राजकुमार शुक्ल के साथ इनके घर पहुंचे, तो ये घर पे थे नहीं, तो इनके नौकरों को लगा कि कोई क्लाइंट है, और गांधी जी का तो रहन सहन भी बिल्कुल साधारण हो चुका था। तो इनके राजेंद्र बाबू के नौकरों ने गांधी जी को वहीं बरामदे में सुला दिया, और गांधी जी से कह दिया कि पीने का पानी वहां से कुएं से नहीं लेना है, उस मटकी से भी नहीं लेना है, ये पीने के बर्तन रहे अलग से, इनसे पानी पी लेना और यहाँ सो जाओ। गांधी जी को बहुत बुरा लगा, यार मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल को लेके वहां से चल दिए, और गांधी जी को याद आया कि जब अपन इंग्लैंड पढ़ते थे तो अपने साथ बिहार का एक आदमी पढ़ता था, मजरूल उल हक, मजहर उल हक, जिसको अपन मजरूल हक बोलते हैं डायरेक्ट। गांधी जी को याद आया कि बिहार से मजहर उल हक अपने साथ इंग्लैंड में था, और इस समय वो कांग्रेस का नेता भी है। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल को लेके उसके घर चले गए। उसने गांधी जी का बढ़िया वेलकम किया, ग्रांड वेलकम, वार्म वेलकम, गर्म जोशी का स्वागत किया। ठीक है, और गांधी जी को फिर मुजफ्फरपुर जाने के लिए ट्रेन में बैठा दिया, वहां से चंपारण चले जाएंगे। राजेंद्र बाबू जब घर लौटे तो उनको सारी बात का पता चला, तो वो फिर गांधी जी से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर चले गए, और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में शामिल हो गए। वहां रहते हुए चंपारण वहां रहते हुए राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधी जी से प्रभावित होकर अब जितने भी लोग चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ गए थे, वो सब अपने साथ अपने नौकर लेके गए थे। क्यों? खुद का बनाया हुआ खाना ही खाते थे, या फिर ब्राह्मण के घर खाना खा सकते हैं, क्योंकि भारत में उस समय जाति प्रथा बहुत ऊंचे स्तर पे थी ना, जाति के बंधन ज्यादा जटिल थे। लेकिन गांधी जी से प्रेरित होकर धीरे धीरे इन्होंने अपने नौकर रवाना कर दिए, खुद अपना काम करने लगे, खुद झाड़ू पोंछा करने लगे, खुद अपने बर्तन धोने लगे, खुद
खुद अपना खाना बनाने लगे, खुद साफ सफाई करने लगे, खुद ही अपने कपड़े भी धोने लगे। ये सारे काम शुरू कर दिए और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का सफल हो गया था। तो यहीं पर राजेंद्र बाबू गांधी जी से घनिष्ठ तौर पर जुड़ गए और गांधी जी के अनुयायियों में राजेंद्र बाबू का सर्वप्रथम स्थान है। गांधी जी कहते भी थे, केवल एक ही व्यक्ति है जिस पर मुझे भरोसा है कि वो मेरे हाथ से जहर का प्याला भी पी सकता है। कौन? राजेंद्र बाबू। गांधी जी राजेंद्र बाबू के बारे में कहते थे, केवल एक ही व्यक्ति पे मुझे भरोसा है कि यदि मैं उसे अपने हाथों से जहर का प्याला भी दे दूं तो वो उसे भी पी लेगा। बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बिहार विद्यापीठ स्थापित कर दी, एक स्वराज दल भी बना दिया, मजहर उल हक के साथ मिलकर स्वराज दल बना दिया। और दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए बिहार विद्यापीठ स्थापित कर दी। बाद में ये विद्यापीठ सदाकत आश्रम चली जाएगी। कहां चली जाएगी? राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद सदाकत आश्रम ही आ गए थे, है ना। हर बात इंपॉर्टेंट है जो बताई जा रही है। गांधी जी ने चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं ने गांधी जी की भयंकर आलोचना की। केवल राजेंद्र बाबू थे जिन्होंने कहा गांधी जी ने जो भी किया है उचित ही किया होगा, सोच समझ कर ही। और गांधी जी ने कहा था रचनात्मक कार्य कराओ, तो राजेंद्र बाबू भी क्या करने लगे? रचनात्मक कार्य करने लगे। राजेंद्र बाबू भी किसमें शामिल हो गए? रचनात्मक कार्यों में शामिल हो गए। जब जज ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई, उस समय वहां अदालत में राजेंद्र बाबू भी उपस्थित थे और सजा सुनकर ऐसे रोने लगे जैसे बच्चा खिलौना टूट जाने से जोर जोर से रोने लग जाता है ना, ऐसे फूट फूट के रोने लगे। फिर बाद में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ बिहार में, गया में। 1922 में कांग्रेस का सम्मेलन गया में हुआ। उसमें कांग्रेस में 2 गुट बन गए, एक प्रो चेंजर्स परिवर्तनवादी, दूसरे नो चेंजर्स। राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी और वल्लभ भाई पटेल नॉन चेंजर्स में थे, जो चाहते थे गांधी जी ने जैसा कहा है वैसा ही करेंगे। गांधी जी ने कहा रचनात्मक कार्य करो तो हम रचनात्मक कार्य ही करेंगे। जो प्रो चेंजर्स थे, जो परिवर्तनवादी थे, जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल थे, इन्होंने कहा अब हमको विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए। गया सम्मेलन में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे कौन? गया सम्मेलन में स्वागत समिति के सचिव थे राजेंद्र बाबू। इस नाते उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा थी और राजेंद्र बाबू के तीव्र विरोध के चलते चित्तरंजन दास का चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया और जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी स्थापित है। ध्यान ठीक है। तो राजेंद्र बाबू फिर गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में लग गए। फिर गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। तो राजेंद्र बाबू ने बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया और राजेंद्र बाबू को फिर जेल में डाल दिया गया। इनको जेल से छोड़ा 1934 में। जब बिहार में भूकंप आ गया जबरदस्त, और भूकंप ने बिहार में इतनी तबाही मचाई कि सरकार को भी बड़े स्तर पर प्रयत्न करने पड़े और जो नेता जेल में बंद थे उनको रिहा करना पड़ा। राजेंद्र बाबू को भी रिहा कर दिया गया और ये भूकंप पीड़ितों की सेवा में जोर शोर से लग गए। इन्होंने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए 38 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। जनता से कितना चंदा ले लिया? जबकि वायसराय खुद इसका 1/3 भी नहीं जुटा सका। वायसराय ने अपील की कि लोगों की सहायता के लिए जनता चंदा दे और राजेंद्र बाबू ने भी अपील की। तो राजेंद्र बाबू तो कितने पैसे जुटा लिए? 38 लाख। और वायसराय 1/3 भी नहीं जुटा सका। वायसराय खुद बेचारा 1/3 भी नहीं जुटा सका। ठीक है। इनके इन कार्यों से प्रसन्न होकर कांग्रेस के बंबई सम्मेलन में इनको अध्यक्ष बना दिया गया। राजेंद्र बाबू पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? 1934 के बंबई सम्मेलन में पहली बार अध्यक्ष बन गए। दूसरी बार अध्यक्ष बने जब कांग्रेस में त्रिपुरी संकट आ गया। 1939 में सुभाष बाबू कांग्रेस के दोबारा से अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कार्य समिति के गठन को लेकर गांधी जी का सुभाष से मतभेद हो गए।
गांधी जी ने सुभाष बाबू को मना कर दिया कि अब तुम ही कार्य समिति का भी गठन कर लो। सुभाष बाबू ने कहा कि नहीं नहीं, परंपरा ये है कि 15 सदस्यीय कार्य समिति आप गठित करोगे, कि नहीं अब तुम चुनाव जीत गए हो तो गांधी जी ने सुभाष बाबू के सामने दो विकल्प रखे, या तो तुम अपनी कार्य समिति गठित कर लो या फिर इस्तीफा दे दो। सुभाष बाबू ने कहा मैं इस्तीफा ही दे देता हूं। सुभाष बाबू जानते थे कि अगर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो कांग्रेस दो भागों में और देश का जो मूल मोटिव है आजादी वो पीछे रह जाएगा। सुभाष बहुत ज्यादा समझदार थे, इसलिए उन्होंने कहा मेरी चुनावी जीत निरर्थक है यदि मैं देश के सबसे महानतम व्यक्ति का विश्वास अर्जित नहीं कर सका हूं, और उन्होंने इस्तीफा दिया। सुभाष बाबू की जगह कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, जब 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो उनकी जगह फिर तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र बाबू को। तो राजेंद्र बाबू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 1934 बंबई सम्मेलन में, 1939 त्रिपुरी संकट में और 1947 में। ठीक है, जब जेबी कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया था। क्लियर। 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी, जिसके तहत 1937 में चुनाव हुए और इन चुनावों में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। उस समय का मुख्यमंत्री प्रांतों का मुख्यमंत्री कहलाता था प्रधानमंत्री। तो अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बन गए। कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल की निगरानी रखने के लिए एक संसदीय उप समिति का गठन किया, जिसमें सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेंद्र बाबू को शामिल किया गया। कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल की निगरानी रखने के लिए किसे नियुक्त किया? संसदीय उप समिति का गठन किया। उस संसदीय उप समिति में 3 मेंबर थे, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के कट्टर फॉलोअर थे और दोनों के बीच प्रगाढ़ मित्रता थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, बेस्टी। ठीक है ना। तो ये बेस्ट फ्रेंड बने थे जब 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ। झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ और ये मध्य प्रांत से शुरू हुआ। ठीक है ना। और ये झंडा सत्याग्रह मध्य प्रांत में शुरू किया था पंडित सुंदरलाल ने, ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक। भारत में अंग्रेजी राज, भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक लिखी है पंडित सुंदरलाल ने 2 पार्ट में, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। तो उन्होंने मध्य प्रांत में झंडा सत्याग्रह शुरू किया था और धीरे धीरे ये बराड़ में, नागपुर में, महाराष्ट्र तक फैल गया। ठीक है। तो वहां नागपुर में इसका नेतृत्व किया जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज अरेस्ट हो गए। उनके बाद नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने, वो भी अरेस्ट हो गए। वल्लभ भाई पटेल के अरेस्ट होने के बाद नेतृत्व किया राजेंद्र बाबू ने। तो यहां से राजेंद्र बाबू और वल्लभ भाई पटेल दोनों क्लोज फ्रेंड हो गए। कब से? नागपुर झंडा सत्याग्रह से। कौन सी घटना सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू के बीच मित्रता का कारण बनी? और अब दोनों साथ हैं किसमें? संसदीय उप समिति में। कांग्रेस मंत्रिमंडल पर निगरानी रखने के लिए एक संसदीय उप समिति बनी, जिसमें सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। ठीक है। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, तो राजेंद्र बाबू एक बार फिर जेल में रहे और अब की बार 3 साल रहे। 1945 में इनको जेल से रिहा किया गया। फिर वायसराय वेवेल की योजना पर शिमला सम्मेलन हुआ। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के जो लोग गए थे उनमें राजेंद्र बाबू भी शामिल थे। ठीक है। माउंटबेटन योजना से, मन बाटन योजना से, माउंटबेटन योजना को भारत के लोग क्या कहते थे? मन बाटन योजना। ठीक है ना। तो मन बाटन योजना से देश का विभाजन तय हो गया। राजेंद्र बाबू ने एक किताब लिखी, इंडिया डिवाइडेड। जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था ना, उस पर भी राजेंद्र बाबू ने एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ चंपारण सत्याग्रह। 1919 में लिखना शुरू किया था, 1922 में जाके प्रिंट हुई। एक तो हिस्ट्री ऑफ चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना, और अब इंडिया डिवाइडेड, है ना। राजेंद्र बाबू ने कहा विभाजन सांप्रदायिक समस्या का समाधान
जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार बनी। इसमें राजेंद्र बाबू को कृषि और खाद्य मंत्री बनाया गया। राजेंद्र बाबू को क्या बनाया गया? कृषि और खाद्य मंत्री हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। इसके 2 दिन बाद संविधान सभा का सभापति बना दिया किसको? राजेंद्र प्रसाद को। जवाहरलाल नेहरू ने इनसे कहा कि आपको अब एक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बात इनको बुरी लग गई। फिर गांधी जी ने बुलाया राजेंद्र बाबू को, और गांधी जी ने राजेंद्र बाबू को कहा कि एक व्यक्ति एक साथ 2 पदों पर रहेगा तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, इसलिए आप सरकार से इस्तीफा दे दो। गांधी जी के कहने पर उन्होंने तुरंत कृषि और खाद्य मंत्री के पद से इस्तीफा। लेकिन गांधी जी बहुत आशंकित हो गए कि मेरे संरक्षण में प्राप्त लोग, मेरे मार्गदर्शन में तैयार हुए वॉलेंटियर्स ही अगर पदों के प्रति इतने लालायित हो गए हैं तो आगे आने वाली पीढ़ियों का तो क्या कहा जा सकता है। सही नहीं कहा गांधी जी ने, ठीक है ना। तो राजेंद्र बाबू संविधान सभा के सभापति बना दिए गए। कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे वो, ठीक है ना। कांग्रेस अध्यक्ष तो 1 साल ही तो रहेंगे, वहां से हट गए तुरंत ही। आगे उन्होंने मना कर दिया। उनको लगा कि जवाहरलाल नेहरू की साजिश है। नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे जो हमारे नेता थे उनके बीच उद्देश्य को लेके कोई तनाव नहीं था, कोई मतभेद नहीं था। सबका उद्देश्य एक ही था, देश की आजादी। लेकिन वो उद्देश्य किस तरीके से प्राप्त करना है इसको लेके सबकी अलग अलग योजना थी, क्योंकि सभी लोग क्या थे? विद्वान थे, इंटेलेक्चुअल थे सभी लोग। अब आपको राजेंद्र बाबू का पता चल गया ना। जब नेहरू पढ़ाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, तो वहां उनका बता देंगे। पटेल पढ़ाएंगे, उनका बता देंगे। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ाएंगे, उनका बता देंगे। कल डॉक्टर अंबेडकर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अब संविधान फिर आपको पता ही है तैयार हो गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है ना। और फिर 26 जनवरी 1950 को ये भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति बना दिए गए। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच विचारों को लेकर द्वंद्व था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के सम्मेलन में राष्ट्रपति किसे बनाया जाए इसे लेकर कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है। उस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने 45 मिनट तक भाषण दिया कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का राष्ट्रपति क्यों बनाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे भारत का राष्ट्रपति कौन बने, और इसके पक्ष में तर्क दिया कितनी देर तक। लेकिन कांग्रेस के अधिकांश सदस्य राजा जी से नाराज थे, कारण भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजा जी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। नेहरू बहुत समझदार थे, पंडित जी को पता था कब हार माननी है। कांग्रेस का बहुमत देख के उन्होंने तुरंत हार, और इस तरह भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए कौन? कांग्रेस सदस्यों के दबाव में, जबकि वो तैयार नहीं थे, ठीक है। नेशनल मूवमेंट में राजेंद्र बाबू ने 2 अखबार निकाले थे, अंग्रेजी में सर्चलाइट और हिंदी में देश। नेशनल मूवमेंट में राजेंद्र बाबू ने कितने अखबार निकाले थे? कौन कौन से? अंग्रेजी में सर्चलाइट और हिंदी में देश। हिस्ट्री ऑफ चंपारण सत्याग्रह लिखी, इंडिया डिवाइडेड लिखी, आत्मकथा लिखी खुद की। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, ठीक है ना। गांधी जी और बिहार की यादें भी लिखी, ठीक है। और आखिर में एक किताब और लिखेंगे, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, गांधी जी के कदमों में। एट द फीट ऑफ गांधी जी के कदमों में। अब आपको पता चल गया कि जीवनी पढ़ाने का कितना भीषण असर है। और अभी नहीं, ये 10 मिनट में हो जाता। तो आप अगर किसी भी पर्सनैलिटी को याद करना चाहते हो तो उसे पढ़ लो ना एक बार। आपको ये लगेगा कि हमको याद नहीं है, लेकिन आप हमेशा सवाल सोल्व करोगे। फिर आप कहते हो कि वो एग्जाम में आ जाते हैं सारे, वो इसलिए आते हैं जब अपन ये सारा पढ़ लिए ना। अब राजेंद्र बाबू का कोई भी सवाल आने दो, क्या फर्क पड़ता है। पहले कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र बाबू के बीच संबंध बहुत अच्छे, निजी संबंध में मतभेद थे। राजेंद्र बाबू कहते थे राष्ट्रपति का पद प्रतीकात्मक नहीं है, राष्ट्रपति का पद भी संसद का हिस्सा है, इसलिए राष्ट्रपति भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, और मैं प्रेसिडेंशियल बॉक्स में बैठ के देखूंगा संसद में क्या क्या चल रहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन, जिसने भारतीय संविधान का दर्शन लिखा है,
उन्होंने कहा संविधान सभा में 4 ही लोग थे जो बहुत मायने रखते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। नेहरू कहते थे नहीं, प्रेसिडेंशियल बॉक्स इसलिए बनाया गया है ताकि विदेशी मेहमान आके वहां पे हमारी संसद को देख सकें। इतने मतभेद होने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू हर वीक में जाके राष्ट्रपति को सरकार से जुड़े कामकाज की सूचनाएं देते थे। राजेंद्र बाबू जब सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का उद्घाटन पे जा रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू ने भरसक प्रयत्न किया, चिट्ठी लिखकर भी कहा कि वो सोमनाथ उद्घाटन समारोह में ना जाएं। राजेंद्र बाबू ने कहा सोमनाथ विदेशी आक्रमण के खिलाफ हमारे प्रतिरोध का, विदेशी आक्रमण के खिलाफ हमारे प्रतिरोध का प्रतीक है। मैं राष्ट्र प्रमुख भी हूं लेकिन उससे पहले एक धार्मिक व्यक्ति हूं और हिंदू भी हूं, इसलिए मेरी उपस्थिति वहां रहेगी। सरकार के तीव्र विरोध के बावजूद, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कड़े विरोध के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ठीक है ना, क्योंकि सरकार ने विरोध किया था, इसलिए सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार जनता के पैसों से हुआ था, सरकार की एक अठन्नी नहीं लगी थी उसमें। और राजेंद्र बाबू जब सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाषण दे रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कहा कि राष्ट्रपति का यह भाषण टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा दुर्लभ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति कोई समारोह संबोधित कर रहा है और उसकी ही सरकार कह रही है कि राष्ट्रपति का भाषण टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब उत्तराधिकारियों से पूछ लो एक बार, देखें कि तानाशाही किसे कहते थे। नहीं, लेकिन बेचारे को, उसको तो कोई बताएगा, उतना ही तो ध्यान है उसको। अब दूसरे उसे बताते नहीं है, जितना उसको कहते हैं उतने उसको ध्यान है। उसके आगे जाके फिर वो रुक भी तो जाता है भाषण देता देता, यार अब मैं इसके आगे क्या बोलूं। ठीक है, तो राजेंद्र बाबू सेल्फ मेड थे, खुद बने थे। अर्श से, उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर देखा था। उस समय राष्ट्रपति को तनख्वाह मिलती थी 10,000, इन्होंने पहले उसे घटा के 5,000 करवा दिया और बाद में उसे घटा के 2,500 करवा दिया। मुझे क्या जरूरत है पैसों की। जवाहरलाल नेहरू चाहते ही नहीं थे कि दूसरे कार्यकाल के लिए राजेंद्र बाबू उपस्थित हो, दूसरा कार्यकाल उनको मिले। 1957 में भारत का दूसरा राष्ट्रपति चुना जाएगा ना, 1951-52 में पहले चुनाव हुए। लेकिन यहां तक आते आते जवाहरलाल नेहरू और राजा जी के बीच भी 36 का आंकड़ा हो चुका था, स्वतंत्र पार्टी बन चुकी थी ना, और राजा जी स्वतंत्र पार्टी से जुड़ गए थे। लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू चाहते थे, प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि उपराष्ट्रपति थे ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको राष्ट्रपति बनाया जाए, और वो मान के बैठे थे कि अपन ही बनेंगे राष्ट्रपति। लेकिन कांग्रेस सदस्यों ने एक बार फिर प्रबल विरोध किया और उन्होंने कहा जब तक राजेंद्र बाबू जीवित हैं उनको ही राष्ट्रपति। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि राजेंद्र बाबू आधा कार्यकाल छोड़ दें। राजेंद्र बाबू ने कहा ये तो मेरे स्वास्थ्य पर निर्भर करता है ना। तो पंडित जी के ना चाहते हुए राजेंद्र बाबू दोबारा भारत के राष्ट्रपति। स्थिति ये थी कि पंडित जी ये तक तय करते थे कि राजेंद्र प्रसाद विदेशी दौरा ना करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने जब राजेंद्र बाबू को अमेरिका बुलाया तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहते हुए राजेंद्र बाबू को मना कर दिया कि अभी हम में से कई लोग अमेरिका जाके आ चुके हैं, आप जाके क्या करोगे। ठीक है ना। नेहरू से इतने मतभेद होने के बावजूद जब नेहरू सोवियत संघ की यात्रा से वापस लौटे तो राजेंद्र बाबू ने उनको भारत रत्न दे दिया था। उन्होंने कहा नेहरू देश के रत्न हैं, अब क्यों नहीं उनको ये सम्मान से भी विभूषित कर दिया जाए। ठीक है ना। मतभेद अपनी अलग जगह है, व्यक्तित्व अपनी अलग जगह है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ गलतियां की होंगी, बहुत गलतियां की होंगी, लेकिन राष्ट्र निर्माण में उनका जो योगदान है वो उनकी गलतियों से ऊपर है। राष्ट्र निर्माण में अभी जब अपन पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़ाएंगे तो आपको और बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू होना बहुत आसान नहीं है। क्यों देश आज भी उनका ऋणी है ये बताएंगे। यहाँ राजेंद्र बाबू की बात कर रहे हैं तो राजेंद्र बाबू और नेहरू के बीच जो मतभेद थे, नेहरू ने जो गलतियां की थी वो बता रहे हैं केवल। ठीक है। 26 जनवरी के दिन प्रातःकाल 1958 है शायद, इनकी बड़ी बहन थी भगवती देवी जो शादी के कुछ साल बाद ही विधवा हो गई थी और आजीवन अपने मायके में ही रही। जब ये राष्ट्रपति बने तो उन्हें अपने साथ राष्ट्रपति भवन ले आए। 26 जनवरी की प्रातःकाल भगवती देवी का निधन हो गया। राजेंद्र बाबू ने
वो सारी फॉर्मेलिटीज़ की जो 26 जनवरी को होती हैं, और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद फिर अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया। चौधरी चरण सिंह, राजनीति का असली चौधरी जिसको कहता हूं मैं, हरियाणा वाले, है ना। चौधरी चरण सिंह को पता नहीं एक दिन क्या सूझा कि यार दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं लॉ कर लेता हूं। उन्होंने लिख दिया फॉर्म, भर दिया फॉर्म। यूनिवर्सिटी के डीन ने चौधरी चरण सिंह को कहा कि आप इवनिंग क्लास ना लें, आप मॉर्निंग क्लास ले लें। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि भाई मैं दिन में तो संसद में रहूंगा और फिर शाम की क्लास ले लेता हूं, इसलिए मैंने शाम का फॉर्म भरा है। और जब डीन ने यह कहा कि आप मॉर्निंग एडमिशन ले लें तो उनका पारा गर्म हो गया। इसकी इतनी हिमाकत कि मुझे मना कर दिया कि इवनिंग एडमिशन नहीं देंगे। उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखी किसको, राजेंद्र बाबू को, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी तो था। राजेंद्र बाबू ने रिप्लाई में जो चिट्ठी लिखी वो इतनी जोरदार लिखी कि चौधरी चरण सिंह जी, एक सांसद और एक प्रमुख राजनेता होने के नाते आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो चुका है और आपका जीवन जितना व्यवस्थित होना था उतना हो चुका है। अब आप यूनिवर्सिटी में क्यों जाके तांडव मचाना चाहते हैं? रहने दो, आपको लॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो स्पीच दिया ना चौधरी चरण सिंह ने, उसमें लिखी है उन्होंने ये बात कि मेरा सारा गुस्सा उन्होंने 1 सेकंड में ही खत्म कर दिया, और बहुत बेहतरीन तरीके से, कि आपका जितना विकास होना चाहिए था उतना हो चुका है और आपका जीवन पहले से ही व्यवस्थित है। अब वहाँ आप विश्वविद्यालय में साधारण बच्चों के बीच जाके आपको ये शोभा नहीं देगा। तो वही, अच्छा यूपी से हैं क्या? अच्छा, ये जयंत सिंह के, वो जयंत चौधरी के वो है ना? हाँ हाँ, गलत बोल दिया मैंने। जिनको भारत रत्न दिया है अभी, हाँ वही चौधरी चरण सिंह, ठीक है। उप प्रधानमंत्री भी रहे वो। प्रधानमंत्री तो थोड़े से दिन के लिए रहे थे, है ना? संसद गए थे क्या? नहीं गए? हाँ, उसकी बात बताएंगे क्यों नहीं गए थे। अभी तो ये फिर, और 5 ही मिनट है, अभी करता हूँ, ठीक है। तो फिर राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा हो गया, 12 साल राष्ट्रपति रहे ये। तो इनके पद से रिटायर होने पर एक भव्य स्वागत समारोह रखा गया, भव्य स्वागत समारोह रखा गया, ठीक है ना। किसका? राजेंद्र प्रसाद का। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि ये तो हमने देखा है कि हजारों लोग स्वागत करने आते हैं, ये तो हमने देखा है कि जब कोई आता है तो लोग स्वागत करने, ये हमने आज पहली बार देखा है कि कोई जाता है तो भी लाखों लोग स्वागत करने आए हैं। अरे विदाई देने के लिए, अपन स्वागत करने के लिए कब जाते हैं? आगंतुक का, कोई आता है तभी उसका स्वागत करने के लिए जाते हैं ना, और जाने पे कौन स्वागत करता है? लेकिन राजेंद्र बाबू जब 12 साल बाद पद से रिटायर हुए तो लाखों लोग उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। और जवाहरलाल नेहरू, देखो अभी विरोधी थे ना, जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि देश में राजेंद्र बाबू का 12 साल का कार्यकाल राजेंद्र कार्यकाल के नाम से जाना जाएगा। अरे 12 साल पद पे रहे ना, तो ये अवधि किस नाम से जानी जाएगी? राजेंद्र कार्यकाल के नाम से जानी जाएगी। अच्छा, चौधरी चरण सिंह पश्चिमी यूपी से थे, सही बात है ना। अब रिटायर होने के बाद अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहेंगे, लुटियंस बंगलों में रहेंगे ना। इन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने घर को चुना, बिहार लौट गए, और बिहार में कहाँ? सदाकत आश्रम। कहाँ लौट गए? सदाकत आश्रम लौट गए, और वहीं थोड़े दिनों बाद इनका 28 फरवरी को, कब हुआ निधन? 28 फरवरी को। इनके बाद राष्ट्रपति बने डॉक्टर राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन ने राजेंद्र बाबू को क्या दे दिया? भारत रत्न, ठीक है। जब दूसरी बार राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने तो ये बात राधाकृष्णन को बहुत बुरी लगी। पंडित जी ने उनको पूरी तरह आश्वासन दे रखा था कि आपका ही नंबर है, लेकिन अब राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? अच्छा, पंडित जी क्यों नहीं चाहते थे राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने? इसके पीछे एक कारण सुनो आप। पंडित जी ने कहा था कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाया जाए। उसके पीछे उन्होंने एक मजबूत तर्क दिया था कि जब प्रधानमंत्री उत्तर भारत से बन रहा है तो राष्ट्रपति दक्षिण भारत से बना दो। अगर यह परंपरा स्थापित हो जाती तो भी देश के लिए बहुत अच्छा होता, नहीं? लेकिन कांग्रेस के
कार्यकर्ताओं ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा नहीं, चाहे तुम कितने भी तर्क दे लो, हम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को ही बनाएंगे। तो अब चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये तो देख लिया आपने सारा, तो इसमें क्या देखना है जब मैं इतने 1 घंटे से बोल रहा हूं। देखो, ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षा पूरी की, कॉलेज यूनियन के, मैंने बताया इन्होंने बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस स्थापित कर दी थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति आशुतोष मुखर्जी के प्रस्ताव पर विधि विभाग में प्राध्यापक बन गए। कलकत्ता में वकालत शुरू कर दी। 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में सदस्यता ग्रहण की। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद वकालत के लिए एआईसीसी के क्या बन गए, 1917 में एआईसीसी में शामिल हो गए ना। राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से विधि की परीक्षा में स्वर्ण पदक से डॉक्टरेट पूरी की। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी बने और सादा जीवन अपना लिया। सर्च लाइट अंग्रेजी में 1918 में निकाला, देश हिंदी में 1920 में निकाला। ठीक है, पुस्तकें चंपारण में सत्याग्रह 1917, इंडिया डिवाइडेड 1946, चंपारण में सत्याग्रह 1917 में हुआ था ना, किताब आई थी 1922 में। इंडिया डिवाइडेड और अपनी आत्मकथा लिखी 1946 में, और एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी लिखी 1956 में। पहली किताब है चंपारण में सत्याग्रह, आखिरी किताब है एट द फीट ऑफ ये देखो, बॉम्बे में कांग्रेस सम्मेलन की पहली बार अध्यक्षता की। 7 अवज्ञा आंदोलन में जेल गए। प्रांतों की निगरानी रखने के लिए जो संसदीय समिति बनी उसमें सरदार पटेल और मौलाना आजाद के साथ शामिल हुए। सुभाष के इस्तीफा देने पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बने। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में जेल चले गए और संविधान सभा में बिहार से निर्वाचित हुए और संविधान सभा के अध्यक्ष बने। फिर राष्ट्रीय ध्वज पर समिति थी, उसके अध्यक्ष थे। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे। फिर क्रिया और नियमन समिति के अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र बाबू का अखबार कौन सा था? सर्चलाइट एक अपने राजस्थान में भी था। सर्चलाइट अखबार अपने राजस्थान में भी था। ठीक है, अब 1934 में बिहार में भूकंप आया था, उस समय राहत कार्य चलाए। इसके अगले साल 1935 में, ये जापान नहीं है, जापान कैसे लिख दिया, क्वेटा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। लॉर्ड कर्जन के समय क्वेटा कॉलेज नहीं बनाया क्या सैनिक ट्रेनिंग के लिए? तो 1935 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में क्वेटा में जब भूकंप आया तो उसके लिए एक राहत समिति बनाई गई थी और उसका अध्यक्ष सरकार ने किसे बनाया? राजेंद्र प्रसाद को। और बाद में जब कहाँ चले गए थे ये? पटना के सदाकत आश्रम चले गए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सरकार में 28 फरवरी को निधन हो गया और इनको क्या दे दिया गया? किसने दिया? राष्ट्रपति राधा कृष्णन ने। ये हो गया ना, कल पढ़ाएंगे डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, वैसे फैक्ट तो क्या देखने हैं, अब तो याद हो गया होगा तुमको। मेरा नहीं हुआ याद? आगे भी है क्या? ये नहीं है, चलो ठीक है, तो हो गया याद। प्रियंका को याद हो गई। देखो किताब बताओ प्रियंका, अखबार याद है, किताब नहीं है। अरे सुनो, बोलने दो। हाँ, ऐसे अंग्रेजी याद नहीं है तो हिंदी बोल दो। गांधी जी के कदमों में, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी।
एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है।